हाय एवरीवन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वायसराय हैज़ इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलाइनेंस सिस्टम इन इंडिया। भारत में सहायक संधि किसने पेश की थी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड वेल्सली। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगी? तो आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लॉर्ड वेल्सली थी। इन्होंने ही सहायक संधि भारत में पेश की थी। और कब की थी? ये की थी 1798 में। और सबसे पहले इसे जो है वो हैदराबाद में शुरू किया गया था। सबसे पहले कहाँ? हैदराबाद में। क्लियर। भारत में सहायक संधि लॉर्ड वेल्सली ने 1798 में शुरू की थी और जहाँ पे ये शुरू की गई थी उस जगह का नाम था हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर चूक की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी भारत में? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। और कब करी थी? ये की थी 1848 में। 1848 में शुरू की गई थी, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये था कि जिस राजा का कोई भी अपना बेटा नहीं होगा वो क्या करेगा, वो राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा, वो राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाएगा। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा, ठीक है। और ये किसने दी थी? ये डलहौजी ने दी थी। और कहाँ लगी थी सबसे पहले? ये सबसे पहले तो लगी थी सतारा और साथ में झांसी में। अब देखो, आपको पता है कि जो झांसी थी वहाँ पे उनका कोई बेटा नहीं था, ठीक है। जो झांसी की रानी थी उनका बेटा नहीं था, ठीक है। तो तब वहाँ पे ये लगी थी, वहाँ पे बोला गया था कि इनका कोई बेटा नहीं है तो इनका जो भी एरिया है, जो भी राज्य है वो किसके अधीन आ जाएगा? वो आ जाएगा अधीन किसके? ब्रिटिशर्स के, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब करी थी? ये करी थी 1793 में। क्लियर। 1793 में जो है वो परमानेंट सेटलमेंट, और परमानेंट सेटलमेंट को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्लियर। स्थायी बंदोबस्त इसको बोला जाता है, परमानेंट सेटलमेंट को। और ये शुरू की गई थी 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी करी थी, इनमें से यहाँ पे ऑप्शंस हैं वॉन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो और लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन दी गई हैं इनमें से जो है आपकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट रह जाएगी, थॉमस मुनरो। लेकिन अगर बात की जाए तो थॉमस मुनरो के साथ दो और लोग थे। एक थे आल फाइनस्टाइन और दूसरे थे चार्ल्स रीड, ठीक है। तो तीन थे ये लोग, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो पहले तो की थी थॉमस मुनरो ने भी की थी, और उनके साथ दो और लोग जुड़े थे, एक एल्फिंस्टाइन और दूसरे चार्ल्स रीड, ठीक है। दो लोग और जुड़े थे थॉमस मुनरो के साथ। लेकिन ऑप्शन में जो है वो आपको एक ही बताया गया है, तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। और इसमें जो रैयत है इसका क्या मतलब है, देखो ये रैयत है, इस रैयत का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान, फार्मर, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, किसान या फार्मर। क्लियर। और ये कब शुरू की गई थी, ये की गई थी 1820 में बाय 3 पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसने महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, किसने महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, किसने करी थी। यहाँ पे मैं आ गया है, ठीक है, इसको कट कर देना, ये लो। किसने महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो आपके पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉर्ट मैकेंजी और इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास जो है वो लॉर्ड मैकेंजी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रह जाएगी। इन्होंने जो है वो महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अब इसमें जो महलवाड़ी शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है विलेज। इसका मतलब क्या होता है, महल का विलेज या फिर गांव। क्लियर। हॉर्ट मैकेंजी ने जो है वो इसकी शुरुआत करी थी महलवारी सिस्टम की। उसके बाद है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो चलमेरा विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या रह जाएगी, हिमाचल प्रदेश। चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल में स्थित है। अब बात की जाए कि हिमाचल में कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है वो हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और चंबा में किस नदी के ऊपर है, किस नदी में है ये है रावी नदी। क्लियर, रावी नदी। ओके। चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये चंबा में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। और यहाँ पे अगर टोटल बात की जाए कि टोटल पार्क कितने हैं, यहाँ पे टोटल नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क आ जाएंगे आपके पास 5, ठीक है। 5 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, कहाँ पे, हिमाचल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं। जो कुफरी ज्योति है और कुफरी जीवन है ये किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये है आपके पास आलू की किस्में हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो वो है आपके सिरमौर में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल की प्राकृतिक झील है और उसका क्या नाम है, वो है रेणुका झील। क्लियर, रेणुका झील है, कहाँ पे है स्थित, ये है सिरमौर में स्थित है और ये एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष में किया गया था। जो शिमला समझौता था वो कहाँ पे किया गया था, मतलब किस वर्ष किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1972 में ये किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था, बारनस कोर्ट में किया गया था। और इसमें साइन जो किए थे वो इंडिया की तरफ से पीएम थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने किए थे। और पाकिस्तान तरफ से प्रेसिडेंट जुल्फ़िकर अली भुट्टो जी ने किए थे, ठीक है। तो किसने किए थे, इंडिया की तरफ से पीएम इंदिरा गांधी जी ने किए थे और पाक की तरफ से प्रेसिडेंट जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने किए थे, ठीक है। और ये समझौता अगर पूरी इसकी डेट के बारे में बात की जाए तो ये किया गया था
2 जुलाई 1972 में। ओके 1972 में जो है ये समझौता किया गया था और किसने साइन किए थे? इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जी ने किए थे, जो उस टाइम पीएम थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और पाक की तरफ से जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो भूतनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भूतनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास शोंग टोंग करचम जल परिविद्युत परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो कितनी है इसकी, इस पावर प्रोजेक्ट की जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कितनी है, क्षमता कितनी है? तो वो है 450 मेगावाट। कितनी है? 450 मेगावाट। ऑप्शन नंबर लास्ट 450 मेगावाट। ठीक है, 450 मेगावाट इसकी जो है वो मतलब कि पावर की क्षमता है, अनुमानित क्षमता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। ये किन्नौर में है पावर प्रोजेक्ट हमारा। और इसकी जो मेन रिवर की बात की जाए तो मेन रिवर कौन सी है? सतलुज इसकी मेन रिवर है, सतलुज। क्लियर। शोंग टोंग करचम कहाँ पे है? किन्नौर में है। कौन सी नदी पे है? सतलुज में है। कितनी पावर है? 450 मेगावाट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 25 जनवरी 1971। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप यही बोल दोगे कि कहाँ कब है? 25 जनवरी 1971 में जो है इसे स्थापित किया गया था, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? अब देखो यहाँ पे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी आ जाएगी गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये कहाँ पे है? यूपी में है। क्लियर। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे कि कहाँ की बात की जा रही है, ये भारत की बात की जा रही है। अब आप याद कैसे रखोगे? देखो, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता है कि कौन सी है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील? वो कौन सी है? गोविंद सागर झील है। ठीक है, गोविंद सागर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो है वो भारत की बात की जा रही है, तो भारत में भी जो है उसका नाम भी गोविंद से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हो कि एचपी की भी गोविंद है, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की भी मतलब कि गोविंद ही है, मतलब गोविंद से है। और आगे क्या है? वल्लभ पंत है। ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी एक ट्रिक है याद करने की। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? अब देखो, जो भारत और चीन के बीच सीमा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, मैकमोहन। तो देखो, मैक में ऐसे याद रख सकते हो, मैक में भी चाइना मतलब कि सी आ रहा है, चाइना में आएगा। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हो? ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कि ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ ये हो सकती है। मैकमोहन है इंडिया और इसकी किसकी? चाइना की। ठीक है, और ये डुरंट रेखा है, ये किसकी है? ये है भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान की। और डुरंट तो अफ़गानिस्तान की है, अफ़गानिस्तान की, इंडिया और अफ़गानिस्तान की। और ये जो रेड क्लिफ है ये इंडिया एंड पाकिस्तान की है। क्लियर। और मैकमोहन आपको पता लग गया इंडिया और चाइना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। सबसे पहले ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले ये जो है वो गुजरात से होकर गुजरती है।
गुजरात से होकर गुजरती है ये वाली रेखा। और सबसे लास्ट में जो है, सबसे पहले इससे और सबसे लास्ट में 8th नंबर पर मिज़ोरम से गुजरती है। ठीक है, मिज़ोरम से गुजरती है। क्लियर। 8 राज्यों से होकर ये गुजरेगी कर्क रेखा, और किससे होकर, कितने से, इतने से। ठीक है, और लास्ट में, सबसे लास्ट में किससे, सबसे लास्ट में गुजरेगी आपकी मिज़ोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड लैंड ऑन 1 साइड इज कॉल्ड। ठीक है, देखो कोई भी एरिया है, मानो कि ये है एरिया, 3 साइड से, ये इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से, इधर से भी पानी से, इधर भी देखो पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, तीनों ओर से पानी से घिरा है। लेकिन इस साइड जो है वो क्या है, लैंड है, इस साइड लैंड है। तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है अ लैंड मास, धरती का ऐसा टुकड़ा जो 3 साइड से पानी से घिरा है और एक साइड से जो है वो क्या है, लैंड है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। अब यहाँ पे पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है सिक्किम में स्थित। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपके पास, आप सभी को पता होगा कि कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे स्थित है, ये है नेपाल में। क्लियर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड आप किसको बोलोगे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड है हमारे पास पामीर प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, पामीर प्लेट्यू इज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।